हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये टॉपिक क्या कहता है कि टेम्परेचर पे रेट कैसे डिपेंड करेगा। क्या रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? आंसर है हाँ, करता है। तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट घटेगा। रेट मतलब स्पीड। रिएक्शन की गति बढ़ेगी, कम होगी या वही रहेगी, क्या है? तो देखो आंसर इसका ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट हमेशा बढ़ता है। और यहाँ तो ये भी पाया गया कि लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट दुगना हो जाता है। मान लो कोई 30 डिग्री टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रही थी और वो ले रही थी 2 घंटे, तो अगर मैं 40 डिग्री टेम्परेचर करूँगा ना तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, रेट दुगना हो जाएगा, टाइम आधा हो जाएगा, तो वो 1 घंटा लेगी अब। यानी 30 डिग्री टेम्परेचर पे कितने ले रही थी वो टाइम? 2 घंटे। और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो, 40 डिग्री टेम्परेचर कर दो, तब वो 1 घंटा लेगी। तो रेट क्या हो गया? बढ़ गया, यानी स्पीड बढ़ गई। टाइम क्या हो गया? आधा हो गया। तो इसने कहा इट हैज़ बिन फाउंड, ये पाया गया दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कॉन्स्टेंट इज नियरली डबल। रेट कॉन्स्टेंट डबल होता है। एक बात ध्यान देना, रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, तो के बढ़ेगा इसलिए रेट बढ़ेगा। तो जो रिलेशन दिया गया है वो रेट का नहीं दिया हुआ, रिलेशन यहाँ पे रेट कांस्टेंट का दिया हुआ है। और रेट कांस्टेंट किससे रिलेटेड रहता है? रेट से, क्योंकि रेट बराबर के होता है इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं ये पाया गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया था, इसलिए रेट लगभग डबल हो जाता है। तो क्या कहा गया? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमें बताती है कि टेम्परेचर पे किस तरह से रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और टॉपिक तो यहीं खत्म हो जाता है कि हाँ भाई टेम्परेचर पर रेट डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। अब इस बात को समझाना कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल क्यों हो गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा कि डबल ही क्यों हुआ। और आज मैं ये समझाऊंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ा कैसे, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, मैं समझाऊंगा। तो पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। ए क्या है? ए इज अरेनियस फैक्टर, और इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट से पहले आ रहा है ना, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। आर गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे भी नेक्स्ट टॉपिक पे समझाऊंगा ई ए को, पर अभी इतना समझ लो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी रिएक्शन को होने के लिए चाहिए। रिएक्टेंट पे कोई रिएक्शन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कम से कम, वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे एक रस्सी है, रस्सी को कूदने के लिए बच्चे में कम से कम कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए, उसे हर कोई नहीं कूद सकता। उतनी एनर्जी होगी तो रस्सी कूद जाएगा, वरना नहीं। तो उसकी वो एक्टिवेशन एनर्जी हुई उस बच्चे के लिए। वो रस्सी की जो हाइट है वो एक्टिवेशन एनर्जी हुई, यानी वो एनर्जी, वो सबसे कम एनर्जी जो रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट को चाहिए। तो एक्टिवेशन के बारे में कल बहुत डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज भी इसे मैथमेटिकली लेना है मुझे। तो हाँ, ये तो आप यहाँ से समझ नहीं पा रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के कैसे बढ़ेगा, तो इसे इजी टर्म्स में समझाऊंगा। और दूसरा यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया हुआ है, नेचुरल लॉग लेंगे। तो नेचुरल लॉग तो हमारे कोर्स में है नहीं और आपको सॉल्व करना भी नहीं आता, तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके जब न्यूमेरिकल आएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा तुम्हें किलो जूल में देगा, वो ध्यान देना, किलो जूल में। लेकिन लेनी किसमें? जूल पर मोल में। तो वो किलो जूल पर मोल में देगा, तुम्हें जूल पर मोल में लेनी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। न्यूमेरिकल जब भी आएंगे एक्टिवेशन एनर्जी टीचर जानबूझ के किलो जूल में देता है। इसे एक्सप्लेन करता हूँ इक्वेशन को। देखो एक्सप्लेनेशन है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई की पावर में माइनस ई ए बाई आर टी है, तो मैंने लॉग लिया बोथ साइड। नो मतलब नेचुरल लॉग। तो लॉग और नेचुरल लॉग में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप जान लो। नेचुरल लॉग इक्वल्स टू 2.303 लॉग होता है। अगर नेचुरल लॉग को 2.303 से डिवाइड कर दूंगा तो लॉग बन जाएगा, और अगर मैं लॉग में 2.33 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेचुरल लॉग के बराबर होता है। यानी ये रिलेशन है लॉग और नेचुरल लॉग के बीच में, खाली एक कांस्टेंट का फर्क होता है इन दोनों में, 2.303 का। तो नेचुरल लॉग से घबराना नहीं है, इन दोनों में बस एक कांस्टेंट का फर्क होता है। लॉग की वैल्यू छोटी होती है, नेचुरल लॉग की बड़ी होती है। इसलिए लॉग में जब 2.303 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नेचुरल लॉग के बराबर बनता है। तो मैंने लिखा है टेकिंग लॉग। लॉग से मेरा मतलब वही था नेचुरल लॉग। जहाँ भी एक्सपोनेंशियल ई आएगा वहाँ मैं लूँगा नेचुरल लॉग, क्योंकि ln e1 होता है। अगर यहाँ 10 की पावर होता, अगर 10 की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता तो मैं नेचुरल लॉग नहीं लेता, फिर मैं यहाँ पे लॉग लेता, क्योंकि लॉग 10 बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ln नेचुरल लॉग क्यों लिया? क्योंकि मुझे ln e को 1 बनाना था।
अगर यहाँ 10 की पावर में होता बाई चांस तो फिर मैं 10 की पावर माइनस ए बाई आर टी होता तो फिर मैं लॉग लेता LOG। तो मैंने क्या लिया अभी नेचुरल लॉग, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लिखूंगा ln k बराबर ln a डॉट ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। अच्छा मैं जानता हूँ log a इंटू लॉग बी क्या होता है, log a प्लस बी। ये रहा log a इंटू लॉग बी log a प्लस बी। तो यहाँ पुट कर दिया log a इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी क्या बन जाएगा, log a प्लस ln ई की पावर माइनस ए बाई आर टी प्लस आ गया। अब मैं जानता हूँ कि ln a की पावर b होता है b ln a, log a की पावर b क्या होता है b log a, इधर आ जाता है b। तो यहाँ पे ln e की पावर माइनस ए बाई आर टी था तो माइनस ए बाई आर टी आ गया ln e रह गया, ln e 1 होता है 1 पुट कर दिया। तो इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी ln k बराबर ln a माइनस ए बाई आर टी। अच्छा इतना आप समझ गए। अब देखो ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, ऐसे कहीं किसी बुक में सिंप्लीफाई करके दिया नहीं हुआ है, ये खाली यहीं अवेलेबल है, इट इज़ लॉकडाउन ऑफर। तो यहाँ पे देखो ln क्या होता है 2.303 लॉग होता है, तो ln की जगह क्या पुट कर दिया 2.303 लॉग और यहाँ भी 2.303 लॉग। अब पूरी इक्वेशन को मैंने 2.303 डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा log k बराबर log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। तो ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। इस पे बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है। एनसीईआरटी में क्या करा है, ये इक्वेशन बताइए, उसके बाद सीधी ये इक्वेशन बताइए, बीच का सारा गायब कर दिया। ये बोर्ड में सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खाली ये एक फॉर्मूला याद करना है, पर आया कैसे मैंने आपको ये बात बता दी यहाँ पे। अच्छा इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, टीचर आपसे कहेगा किसी रिएक्शन के लिए RNA फैक्टर जो है वो ए है, कुछ ए की वैल्यू दे देगा और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा किसी रिएक्शन के लिए और टेम्परेचर दे देगा, कहेगा उसका रेट कांस्टेंट निकालो तो के पूछ लेगा। कभी के दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, ए दे देगा तो टेम्परेचर किस टेम्परेचर रिएक्शन थी वो पूछ लेगा। इस तरह से कोई पैरामीटर्स आपको 3 दिए जाएंगे और एक चौथा पैरामीटर आपको निकालना होगा। आर की वैल्यू कांस्टेंट है। मैं आपको कुछ समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से एक्सप्लेनेशन इसकी सिंपल वर्ड्स में। सपोज करो इस फॉर्मूले में EA बाई 2.303 बराबर 40 मान लो, इसे मान लो आप 40, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ भी आएगा, चलो आप 40 मान लो। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, माइनस EA बाई 2.303 की जगह क्या पुट कर दूंगा 40 पुट कर दिया, नीचे टी एज इट इज रहेगा ये रहा। और log a की वैल्यू को आप मान लो, log a कितना मान लो 60 मान लो, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो मैंने यहाँ क्या किया, log a को क्या मान लिया 60 मान लिया और माइनस EA बाई 2.303 को मैं आर को मैंने क्या मान लिया 40 मान लिया, ताकि मैं इसे समझा सकूं। अब केस 1 देखो जब टेम्परेचर मैंने 2 लिया और केस 2 देखो जब टेम्परेचर मैंने 4 लिया। तो केस 1 में मैंने क्या करा, log k बराबर 60 माइनस 40 टी की जगह 2 पुट कर दिया। केस 1 में टेम्परेचर 2 था तो k की log k की वैल्यू क्या आई 40। और केस 2 देखो, केस 2 में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर था उसकी जगह क्या पुट कर दिया 4 पुट कर दिया। टेम्परेचर 4 पुट किया तो ये बन गया आपका 50। तो देखो इससे मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, सिंपल इक्वेशन से मैंने समझाने की कोशिश करी कि जब टेम्परेचर बढ़ाया गया 2 से यहाँ पे 4 रखा मैंने, तो log k की वैल्यू बढ़ गई। तो ये बात साफ प्रूव होती है कि हाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो उसी बात को तुम यहाँ से समझ नहीं पा रहे थे, और यहाँ जब मैंने लॉग लेके सिंपलीफाई करा इस बात को आप यहाँ से समझ जाओगे। वैल्यू पुट करके मैंने दिखा दी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू बढ़ती है और के की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि के रेट इक्वल्स टू के होता है इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। दूसरी बात इसे यहाँ से भी समझ लो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई ए की वैल्यू घटेगी और जितना ये छोटा होगा log a में से माइनस करूँगा तो डिफरेंस उतना बड़ा आएगा। log a की कुछ वैल्यू थी और ई ए की कुछ वैल्यू होगी। जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ई ए की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर बढ़ाने पे न्यूमरेटर घटेगा तो डिफरेंस उतना बड़ा आएगा, यानी वही बात है टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू बढ़ेगी। यही बात मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखाई है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत ईजी मैंने करके बताया है। हालांकि ये बात आपसे कोई ऐसे पूछता नहीं है सच की सॉल्व करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, ये खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब ये जो इक्वेशन आई थी log k बराबर log a माइनस EA बाई 2.303 RT, ये वही अरेनियस इक्वेशन है। तो कई बार अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ IIT वगैरह नीट वगैरह क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में इसके पक्का आते हैं। तो अगर कंपेयर करूं y बराबर माइनस mx प्लस c से, तो y को मैंने यहाँ पुट करता हूँ। अगर ये इस तरह की इक्वेशन होती है y को यहाँ पुट करता हूँ, x को यहाँ, माइनस स्लोप यहाँ रहता है, माइनस m यहाँ पे स्लोप है, देखो नीचे जा रहा है माइनस स्लोप हो गया। तो ये मैंने पहले भी पढ़ाई थी इक्वेशन। और जो c हो गया वो इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है। आप सोचोगे सर आपने c यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने c बताया और c आपने यहाँ भी एरो बनाया हुआ है। हाँ दोनों ही बात c है, c है इंटरसेप्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस।
वो वैल्यू आप यहाँ से भी नाप के निकाल सकते हो या डायरेक्ट ऊपर से भी देख सकते हो। तो देखो ये इक्वेशन भी ऐसी थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा, log के, ये रहा। c की जगह क्या पुट आ जाएगा, log a, और माइनस m की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.33 r, ये रहा। और t की x की जगह आ जाएगा 1/t, ये है 1/t। ऊपर t नहीं आ रहा, t नीचे आ रहा है, तो 1/t ये हो जाएगा 1/t। तो इस तरह से ग्राफ बन गया बच्चे। ये कंपटीशन में ग्राफ आता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि स्लोप की जो वैल्यू है आरएनएस इक्वेशन में वो 40 है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो देखो आप क्या करोगे, 40 इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई 2.33 आर। स्लोप इट्स इक्वल्स टू स्लोप, ये स्लोप है ना हमारा, ये तो स्लोप है। तो जो भी स्लोप आ रहा होगा इसके इक्वल्स टू रख दो, जो वैल्यू दी होगी। न्यूमेरिकल में आपको बाद में कराऊंगा। तो इससे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। अब देखो आप, मैंने क्या कहा था, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ से भी नाप सकते हो, 10 आ रहा है देखो, तो आप यहाँ से ही वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी log a की 10 आ रहा है, या डायरेक्ट ऊपर से भी ग्राफ में देख सकते हो 10 आ रहा है। तो यहाँ से नाप लो। ये डिस्टेंस क्या होता है, log a, यानी इंटरसेप्ट c, ये वाला जो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था। इसे यहाँ से ये देख के काउंट करके भी निकाला जा सकता है, और ऊपर से भी डायरेक्ट वैल्यू देख के 10 ये log a निकाला जा सकता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको पता है 10, तो आप क्या करोगे, log a बराबर 10, तो वहाँ पे a की वैल्यू निकल जाएगी। तो ग्राफ की हेल्प से a की वैल्यू, ई ए की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए निकाल ली जाती है। तो पहले डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट के की वैल्यू प्लॉट करते हैं, के की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए, और फिर वहाँ से उसकी ए और ई ए की वैल्यूज ये सब निकाल ली जाती हैं। तो ग्राफ मुझे बहुत हेल्प करता है बाद में। अब मैंने इसे और सिंप्लीफाई किया, एक फॉर्मूला मैंने बना लिया है जिस फॉर्मूले पे अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। मतलब शायद ही कोई साल ऐसा जो क्वेश्चन इस पर ना आया हो, और मुझे इस साल इससे बगावत की बू आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आइए देखते हैं। मैंने कहा चलो मान लो जो मैंने पहले प्रूव करा था ना, वैल्यू रख के वही बता रहा हूँ। एक नॉर्मल इक्वेशन बता रहा हूँ, जनरल। एट टेम्परेचर T1 log K1 बराबर log A माइनस ई ए बाई 2.303 R T1। T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K1। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, जब टेम्परेचर 2 पुट कर रहा था तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, हमारी 40 आ रही थी। तो ऐसी कुछ T1 टेम्परेचर लेने पे कुछ K1 वैल्यू आएगी log इसकी कांस्टेंट की। ए कांस्टेंट रहेगा रिएक्शन के लिए, ई ए कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैं टेम्परेचर T2 कर दूंगा तो के की वैल्यू चेंज होगी। आप पढ़ चुके हैं अभी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू बढ़ती है, यानी हर डिफरेंट टेम्परेचर पे के की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो मान लो टेम्परेचर T1 था तो log की के की वैल्यू क्या, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K1। और अगर टेम्परेचर T2 कर दे तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K2। अब मैंने क्या करा, एक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए सिंपल, आपको न्यूमेरिकल आप ऐसे कर सकते थे सॉल्व, लेकिन लंबा पड़ जाता। तो आप हमने क्या करा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। किस में से, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, इस वाली इक्वेशन में से ही माइनस कर ली मैंने। तो देखो log K2 माइनस log K1 बराबर log A माइनस ई ए बाई 2.33 R2 माइनस log A माइनस ई ए बाई 2.303 R T1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ से ई ए बाई 2.303 कॉमन ले लिया मैंने, 1/T1 माइनस 1/T2 रह गया। इसका मैंने एलसीएम ले लिया तो रह गया log K2 बाई K1 बराबर ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में रहेगा, R 8.314 जूल पर केल्विन होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा। तो टीचर आपको क्वेश्चन कैसे देगा, टीचर आपसे बोलेगा एट टेम्परेचर T1 500 डिग्री, तो 500 T1 दे देगा। द रेट कॉन्स्टेंट इज 600, तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। कह रहा है एट टेम्परेचर T2 यानी 700 डिग्री, तो T2 की वैल्यू 700 गई। रेट कॉन्स्टेंट इज 800, तो यहाँ पे K2 की वैल्यू 800 दे देगा। कहेगा फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो ये निकालने के लिए बोलेगा। आप ये क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते थे अलग अलग। पहले यहाँ से आप T1 पुट करते, K1 पुट करते, ए निकालते, ए को यहाँ पुट करते, K2 के T2 निकालते, फिर ए निकालते, तो लंबा पड़ जाता है। इसलिए एक फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिया गया ताकि आप सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो यहाँ एक काम और कर सकता है, कई बार ये कह देगा एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा, T1 T2 दे देगा, और बोलेगा K1 दे देगा, K2 पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।